दोस्तों, एक भाई के साथ में 11 साल की बहन महाकुंभ मेले में पहुंचती है और दोनों महाकुंभ मेले का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि इस बार महाकुंभ मेले में इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, जिसमें एक बार जो भी इंसान गुम हो जाता है उसका मिलना नामुमकिन हो जाता है। ठीक ऐसा ही इस 11 साल की बच्ची के साथ हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये उस भीड़ में अपने भाई से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में ये एक साधु के चंगुल में फंस जाती है और वे साधु इस लड़की को बहला फुसला कर अपने पास रख लेता है और रख लेने के बाद में वे उसे कुटिया के अंदर ले जाता है और उसके साथ में कांड कर देने लग जाता है। तभी वहां पर एक फरिश्ता आ जाता है और उस साधु को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर उस 11 साल की लड़की के साथ में क्या हुआ था। इसकी पूरी घटना जानेंगे, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वे प्रयागराज के महाकुंभ मेले की है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि इस बार इस मेले में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है और इस मेले में काफ़ी लोग आ रहे हैं और हर कोई इस मेले में पहुंचकर इस मेले का आनंद लेना चाह रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो ये मेला नागा साधुओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चारों तरफ नागा साधु ही नागा साधु दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ सामान्य साधु भी इस मेले में आए हुए हैं और भारतीय ही नहीं बल्कि बाहर से विदेशों से भी बड़े बड़े लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और इन्हीं के साथ साथ में आम नागरिक जनता भी इस मेले का आनंद लेने के लिए इस मेले में पहुंच चुकी है। इसलिए इस बार इस मेले में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हो चुकी है और जब कोई इंसान एक बार इस मेले के अंदर गुम हो जाता है तो उसका मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मेले में खुद को संभालना भी बड़ी मुसीबत होती है, तो साथ वाले की हिफाजत कैसे कर सकता है। और इनके साथ ही एक भाई और एक बहन भी इस मेले का आनंद लेने के लिए इस मेले में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लड़की यानी उस जिसकी उम्र लगभग 11 साल की होती है, वे अपने भाई से बिछड़ जाती है और भाई उसकी तलाश करता रह जाता है और वो उसको मिलती ही नहीं है। ऐसा करते करते वे लड़की भटकती है और इधर उधर चलने लगती है। तो वे ऐसा करते करते वे एक साधु के पास में पहुंच जाती है। साधु उस लड़की को देखकर थोड़ा कुछ सोचता है और समझ जाता है कि शायद ये लड़की अकेली पड़ गई है। उसके बाद में वह लड़की का कुछ देर तक पीछा करता रहता है। जब उसे लगने लग जाता है कि यह लड़की बिल्कुल अकेली है, तो वह उसके पास में जाता है और उसको सारी घटना पूछता है। तो वह लड़की उस पर बीती हुई सारी बात उस साधु को बता देती है। तो साधु उसका फायदा उठा लेता है और उस लड़की को अपनी बातों में बहला फुसला कर उसे अपने साथ में रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिला दूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ में आ जाओ। लड़की बिल्कुल भी नादान होती है, वे समझ नहीं पाती है और वे साधु की बातों में आ जाती है और साधु के साथ में ही चली जाती है। लेकिन साधु होता है वो थोड़ा सा पाखंडी होता है, क्योंकि वो रियल में साधु नहीं होता है। वह उस लड़की को कुछ नशीले पदार्थ वगैरह खिलाकर उसको अपने वश में कर लेता है, यानी कि समाहित कर लेता है। अब वो लड़की पूरी तरीके से उस साधु के वश में हो चुकी थी। अब जो भी बात वो साधु कहता था, वो लड़की उस साधु की बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार रहती थी। ऐसा करते करते वे साधु उस लड़की को अपनी कुटिया के अंदर ले जाता है। जब वह कुटिया के अंदर ले जाता है तो वहां पर एक भला इंसान आ जाता है और उनको देख लेता है। दोस्तों, ये घटना सेक्टर नंबर 20 की है, जहां पर यह घटना घटी थी और वहीं पर एक पत्रकार जिनका नाम निगम होता है, वे भी वहीं सेक्टर नंबर 20 में ठहरा हुआ होता है। वे और उसकी टीम भी वहां पर ठहरे हुए होते हैं, क्योंकि वे 16 जनवरी को नाश्ता पानी के लिए वहां पर रुके हुए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बैठकर हम कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तभी वे नाश्ता पानी करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र उस साधु और 11 साल की लड़की पर पड़ती है। तो उन दोनों को देखकर निगम जी के मन में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर ये लड़की इस साधु के साथ में क्या कर रही है और साधु के साथ में इस लड़की का क्या काम है। इस प्रकार से उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। तो इसके चलते वे और उनकी टीम उस साधु की कुटिया के पास में पहुंचते हैं और उस साधु को बाहर बुलाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़की क्या कर रही है। तो वह साधु कहता है कि ये लड़की तो मेरे साथ काफ़ी सालों से है और ये एक साध्वी बनना चाहती है, इसलिए ये काफ़ी सालों से मेरे साथ रह रही है। तो ये बात जब उस लड़की को पूछा गया तो वह लड़की भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि वह लड़की उस साधु के वश में हो चुकी थी। जो भी साधु चाहता था वो वैसा ही करती थी। लेकिन निगम जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये 11 साल की लड़की कैसे एक साध्वी बन सकती है और साधु के साथ में कैसे रह सकती है।
उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको पता था कि लड़की के साथ में कुछ गलत ज़रूर होने वाला है। निगम जी उस लड़की से बार-बार बात करने की कोशिश करते हैं, तो लड़की बार-बार अपना बयान बदल देती है, कभी हाँ करती है, कभी ना कर देती है। इस प्रकार से वे बात करते हुए अपनी आँखों को भी बिल्कुल झपकाती नहीं है, वे अपनी आँखों को एक ही जगह स्थिर रखती है। उनको देखकर निगम जी को समझ में आ जा लड़की को वश में कर लिया गया है, जिसके चलते ये इस साधु के अंडर में हो गई है। और तभी वहाँ पर एक और साधु आ जाता है, वो भी पाखंडी होता है और वो आकर सीधा निगम जी के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले से बचकर निगम जी वहाँ से भागकर पास ही में पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर जाकर पूरी घटना बताते हैं और वहाँ से एक पुलिस वाले को लेकर तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वाला और निगम जी दोनों मिलकर उस साधु को पकड़ लेते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। और ऐसा करने के बाद में पुलिस वाले उस लड़की और उस साधु को अपने साथ में पुलिस चौकी ले जाती है और उसके बाद में जब लड़की की छानबीन की जाती है तो लड़की के पास में एक पर्ची में उसके पिता का नंबर निकलता है, जो कि अभी भी बंद आ रहा था। लेकिन अब वो लड़की बिल्कुल भी सुरक्षित है, क्योंकि उसे अब कोई खतरा नहीं है। फिलहाल पुलिस वाले जल्दी से जल्दी उसको उनके घर वालों के पास में पहुंचा देंगे। दोस्तों, अगर आज ये निगम जी नहीं होते तो पता नहीं इस लड़की के साथ में क्या हो सकता था, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। निगम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐन मौके पर पहुंचकर उस लड़की के साथ में गलत होने से उसको बचा लिया। इन लोगों को देखकर आज भी ऐसा लग रहा है कि भारत में अभी भी इंसानियत जिंदा है।